आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो वदब्धासो अपरितास उद्विदा देवानो यथा सधमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार, मैं राहुल सिद्धार्थ सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी अतिथियों का इंटीग्रेटेड हीलिंग की 3 दिवसीय कार्यशाला में स्वागत करता हूं। इंटीग्रेटेड हीलिंग की संकल्पना के साथ सांची विश्वविद्यालय आज इस विषय को लेकर आप सभी विद्वजनों के साथ संवाद करने हेतु उत्साहित है। मेरी दृष्टि में इंटीग्रेटेड हीलिंग पर किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा यह पहला और नूतन प्रयास है। हाँ, चिकित्सा की अलग अलग प्रविधियों पर कार्य होता तो रहा है, लेकिन यूनानी, एलोपैथी, होम्योपैथी, योग, रेकी, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सभी को मिलाकर समग्र स्वास्थ्य की संकल्पना पर निश्चित रूप से हम पहली बार बात करने जा रहे हैं। यह सच है कि विज्ञान के आविष्कार से पूर्व भी प्राचीन काल से ही लोगों ने अपने परिवेश और पर्यावरण की मदद से बीमारियों के इलाज का रास्ता ढूंढ लिया था। ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिसके माध्यम से बीमारियों का निदान, ट्रीटमेंट संभव है, तथा आज विश्व उन वैकल्पिक पारंपरिक शक्ति पर विश्वास कर रहा है। उन्हीं शक्तियों पर वैचारिक मंथन का कार्य इस कार्यशाला वर्कशॉप का उद्देश्य होगा, जिसके माध्यम से हम अपने समाज के समक्ष समग्र स्वास्थ्य, होलिस्टिक हेल्थ पर एक नई दृष्टि को प्रस्तुत करने में सक्षम होंगे। अब वह समय आ गया है कि हम केवल बीमारियों के निदान, ट्रीटमेंट पर विचार न करें, बल्कि उस बीमारी के उद्भव और निदान के दर्शन, फिलॉसफी ऑफ ट्रीटमेंट पर विचार कर एक नई दृष्टि पैदा करें। यह महज संयोग नहीं कि उज्जैन में वैचारिक कुंभ का आयोजन हो रहा है और हम उसी प्रदेश में ऐतिहासिक सांची स्तूप के समीप होलिस्टिक हेल्थ के नए दर्शन पर विचार करने हेतु प्रस्तुत हैं, जिसका लक्ष्य ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक बार पुनः आप सभी विद्व समाज का सांची विश्वविद्यालय के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद, सांची यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि वे आकर स्वागत भाषण दें। ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री मनोज श्रीवास्तव सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, वाइस चांसलर ऑफ आवर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शशि प्रभार कुमार मैडम, रजिस्ट्रार श्री राजेश गुप्ता सर, इमिनेंट डॉक्टर्स of various healing traditions, and dear colleagues. I am pleased and honored to welcome you all to the workshop on integrated healing at our academic campus, Barla. I am welcoming you on behalf of the Sanchi University of Buddhist Indic University. It is truly exciting to find your gracious presence in our academic campus, having come from far and near, and being ready for the important task that lies ahead of us. A task that, if fulfilled, and certainly be fulfilled, aspires to change the way we think about health and about protection, promotion, and creation of health in pan-geographical, social, spiritual, and political context. My task at this point of time, embodied in this welcome address, is much smaller one, albeit
important one. I will make an attempt to bring you the coordinates, the backdrop for your stay here in Barla. I will try to respond upfront to the questions that I am conceived, now floating in your minds. The very same question that might have been tormenting you during the long trip to the dry and hot outpost of summer here in Madhya Pradesh. I am referring to the questions of why we have chosen the theme of integrated healing and sub-theme of philosophy of genesis of disease, philosophy of treatment, and philosophy of instrument of healing. Firstly, why this particular theme? We all must acknowledge the hard fact that each healing system has its own strengths and limitations. They also differ in their concepts, approaches, and vocabulary for explaining and treating illness. We also realize that only one is not enough. It is also interesting to see that the individual response for the same disease for the different healing system is different. Perhaps nothing which human being creates is universal. Maybe there is universality in the fundamentals, in the principles of genesis and journey of disease. Hence, there is a very strong possibility of finding the early indicators, which what we call in our language is pre-diagnostics of the disease. So, Sanchi University of Buddhist Indic Studies, through its Center of Integrated Healing, want to evolve a comprehensive and compassionate healthcare system accordingly applicable to the specific individual. The convergence of biomedical and complementary alternative models of healing in the Indian healthcare system is very much needed so that we can club the strengths of each model together and replace one's limitations with other strength. This university aims to study the disease and its treatment based on scientific, experimental, and experiential as well as through insightful techniques. The first sub-theme, philosophy of genesis of disease, mainly covers the philosophical and conceptual understanding of factors which initiates, starts disharmony, explain the root cause behind the dysfunction, tracking the sequence of events to the manifestation of disease. The understanding shall reveal the factors influencing the sequence of events and progression and dysfunction. The second sub-theme, philosophy of treatment, covers the philosophical and conceptual understanding of the act, manner, or dealing with someone or something which is beyond normal. The understanding shall unfold the tracking back path of the events that led to the disease. The third sub-theme, philosophy of an instrument of healing, mainly covers the philosophical and conceptual understanding of the tool, intervention of healing. The understanding shall reveal the factors like where and how to intervene to cure the disease. This line of thinking resonates perfectly with India's policy, which is set to make a difference on the international scene. This is our ambition on the health domain, which is kindled and nurtured by the fact that nature has its own innate healing mechanism. It is our great pleasure and privilege to have Dr. Krishnamachari Ravi sir, who is the Joint Advisor Ayush to Government of India. Professor Madhav Singh Baghel sir, who has been the Director of Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, and was also the Vice Chancellor of Gujarat Ayurveda University, Jamnagar. Dr. Babu Joseph sir, who has been the Director of National Institute of Naturopathy, Pune, and currently Director of Netaji Subhash Chandra Bose Nature Care Institute, Kochi, Kerala. Dr. Shelva Sharmugam, Secretary, Health India Foundation Research, Chennai, and President, World Siddha Trust. Dr. Kumar Dhaule sir, Principal, MLD Homeopathic Institute, Palghar, Mumbai. Dr. Padma Gurmeet, Scientist 4, National Research Institute of Soarikpa, Leh, Jammu Kashmir. Dr. S.K. Misra sir, Principal, Government Homeopathic College, Bhopal.
We also humbly acknowledge the gracious presence of veteran Mr. Vitthal Gulande, well known in the arena of creative visualization and consciousness. Mr. Ganesh Dubey, popular healer of Lama Fera, crystal, pranic healing, and hologram. Mr. Gyan Prakash Yadav of music therapy. Mr. Ashok Bhatia of Vedic astronumerology. Mr. Shekhar Pandey of Vedic healing. Dr. Vibha of sound therapy. Professor Chaitanya Agrawal sir of past life regression, and many more. It is gratifying to note that the agenda of the seminar covers a wide range of healing models. No matter how much we can do by ourselves on the university level, whether it be the research or development, it is never enough. In the spirit of true cooperation, we in this area proud of nurturing all pharmacological and non-pharmacological healing systems, must join in an action-oriented effort to attack and solve the problems that beset landmark in the healthcare system. You, as the healing leaders, have the vision, the knowledge, the wherewithal, and the experience to help us pave our way into the future. You are truly our greatest asset today and tomorrow. And we could not accomplish what we do without your support and leadership. And before I hand over to Dr. Siddharth, I want to say one more on behalf of the organizing committee. Welcome you all. It's a pleasure to see so many of you here. Thank you. ठीक ही कहा इन्होंने। हम जेनेसिस ऑफ डिजीज़ की बात करने जा रहे हैं अगले 3 दिनों में, डिसहार्मोनी की बात करने जा रहे हैं और इस प्रकृति के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस प्रकृति प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय को आमंत्रण करता हूँ कि वे आएँ और उद्बोधन दें। सर आपका। Honorable Dais and respected House, it is my pleasure to be in the company of renowned doctors, health and wellness practitioners and healers like you. मैं यहाँ पे इसलिए भी बोल रहा हूँ, slightly more than a layman, because I am a patient. And patient also of a disease जिससे कि आदमी बहुत घबराता है, which sends shivers down the spine. So I got the right, at least the right of a guinea pig, क्योंकि आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस हमको होता है। डॉक्टर अखिलेश बोल रहे थे कि साहब आप भी 2 मिनट बोलें, तो मैंने बोला 2 मिनट के अंदर तो मैगी बनती है। मैं 2 शब्द में कह सकता हूँ, पुलिस वाला हूँ, 2 शब्दों में धमकी देना जानता हूँ। वैसे डॉक्टर्स और पुलिस वालों का आदमी के मरने के पहले से लेके पैदा होने के पहले से मरने के बाद तक का बहुत ही लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। और वैसे भी पैथीज देखें तो 3 प्रकार की हैं। एक है इसमें जो फार्माकोलॉजिकल नेचर की है, अभी डॉक्टर अखिलेश बात कर रहे थे, जिसमें कि सारी होम्योपैथीज़ हैं, हेट्रोपैथीज़ हैं, एलोपैथी उसी का पार्ट है, जहाँ पे लोग गोली देते हैं। गोली तो हम पुलिस वाले भी देते हैं, साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ पे एक और टाइप की पैथीज है जहाँ पे लोग बात करते हैं एम्पैथी की, सिंपैथी की। बहुत सारे एनर्जी हीलर्स यहाँ पे बैठे हुए। फिर बहुत से लोग इन्वेसिव टेक्निक्स की बात करते हैं, सर्जरीज की बात करते हैं। सुश्रुत के शिष्य भी यहाँ पे बहुत सारे। लेकिन एक और पैथी होती है जिसे बोलते हैं एपैथी, एंटीपैथी, जिसमें हम पुलिस वाले काम करते हैं। ये अच्छे को ठीक कर देती है। WHO says कि health is beyond disease. It is a complete physical, mental, social and blah blah blah. लेकिन who knows what this complete is? Perhaps WHO connived with who you all know to create a concept called pre-diabetes and pre-hypertension and enlarge the drug basket. Is
disease, mere discomfort, because of either internal or external reasons. Allergies, infections, metabolic disorders. And these days we say कि 97%, maybe even more, these are psychosomatic in nature. और जिनका हमको कारण समझ में नहीं आता है, हमारे लिए उसके लिए भी एक टर्म है, वी कॉल इट इडियोपैथिक. अगर प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना मानव की गठन की प्रक्रिया में हेल्थ है, तो इस ताल के साथ अगर मेल नहीं होता है तो क्या इसको तो डिजीज नहीं कहते. और अगर ये डिजीज है तो शायद नेचर ने हमको एक मैकेनिज्म दे रखा है. मैंने बचपन में पढ़ा था, जब मैं बायोलॉजी पढ़ा करता था, समथिंग कॉल्ड होम्योस्टैसिस, कि जहाँ पे हम अपने आप एक बैलेंस रिस्टोर करते हैं. देयर इज अ मैकेनिज्म टू सेंस द डिपार्चर, देयर इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म, देयर इज इफेक्टर मैकेनिज्म, एंड देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बिटवीन द लास्ट टू. नेचर ने हमको इनहेरेंट पावर हीलिंग की दे रखी, बड़ा अच्छा इम्यून सिस्टम को दे रखा है, लेकिन हम उस इम्यून सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं, उसको कमज़ोर मान के बाहर से ऑगमेंट करने की कोशिश करते हैं. टू द एक्सटेंट वी हैव क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट फ्यू ड्रेडेड डिजीजेस, और ढेर परमानेंट एंटीबॉडीज हमने पैदा कर दी उन बीमारियों के लिए जो पता नहीं अटैक करती भी हैं कि नहीं करती है. मेरी पुलिस की भाषा में लगभग वैसे ही हो गया कि हमने सारी फौज तो लगा दी चाइना बॉर्डर पे और पीछे बांग्लादेश ने अटैक कर दी. आप देख लीजिए कि पिछले 25-30 सालों के अंदर कितनी छोटी छोटी बीमारी जो पहले भी थी, जिनका इंसिडेंस नहीं था, अब वो हमको परेशान कर रही. एंड यू गो टू द ट्राइबल एरियाज, यू गो टू द रूरल एरियाज, यहाँ पर हमेशा पाएंगे कि बहुत सारे एक्सपोजर के कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ होती नहीं हैं. वैसे भी एक सर्वे कहता है कि इन्हें मलेरिया प्रोन एरिया 22% लोगों को मलेरिया पूरी लाइफ टाइम में नहीं होता. मच्छर तो उनको भी काटते होंगे, प्लाज्मोडियम तो उनको भी परेशान करता होगा, लेकिन बीमारी नहीं होती. क्या इम्यूनिटी इज नॉट ए फंक्शन ऑफ माइक्रो एक्सपोजर्स? क्या वो भी एक वैक्सीनेशन के तरीके से काम नहीं करता? आपको इफेक्ट जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 41% ऑफ द डेथ्स इन आईसीयू आर बिकॉज ऑफ द डिजीज जिस कारण से पेशेंट एडमिट नहीं हुआ था. इन ए कंट्री लाइक यूएसए इट इज 23%. ओटी में हम जान बचाने के लिए जाते हैं, और डॉक्टर्स यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं. मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि ओटी के अंदर एक भूत रहता है जो आईसीयू तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है. इसलिए आईसीयू का किसी ने नाम कह रखा है इन्फेक्शन सर्टेन एंड अनअवॉइडेबल. वो भूत होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का. और हमारे लिए बड़ा आसान होता है कहना कि वो तो मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया. इतने सारे ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? क्या ये ड्रग्स के माध्यम से हम इनको साइंटिफिकली कोऑर्डिनेट करा सकते हैं? इस दिस कोऑर्डिनेशन इज साइंस और ये आर्ट. ये आर्ट हमको सीखनी पड़ेगी कि ऑर्गन्स नहीं, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं, वो भी कोऑर्डिनेट करते हैं. We need to understand the journey of the unicellular creature like amoeba to present day you and me, to various organs and systems. इसको कहीं हमको समझना तो पड़ेगा. डॉक्टर्स भी आज की तारीख में इस बात की अपेक्षा करते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट पेशेंट्स कोऑपरेशन फॉर हीलिंग. उसकी विल पावर चाहिए, उसका बिलीफ चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए. एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट. हम सब ने प्लेसिबो के बारे में सुना है, एंड इज अ साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि बगैर दवाई दिए भी ठीक हो जाते हैं. कौन कहता है गोली की ज़रूरत है? इसीलिए किसी ने कहा है कि दवा दारू, बड़ी बाद में मेरी समझ में आया कि दवा के साथ ये दारू क्यों बोलते थे. ये दारू का मतलब वो उस बिलीफ का है जो बिलीफ हमको ठीक कराने के लिए हमको बहुत सपोर्ट करता है. हमको इस बात में कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि क्या ड्रग्स ऐसी हो सकती जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं? बगैर साइड इफेक्ट के ड्रग बनाना क्या संभव है? क्या आयुर्वेद के अंदर भी
किसी प्रकार का रेसिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। इस बात को हमको थोड़ी तो गहराई से कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आइडेंटिकल ट्विंस में भी जेनेटिक डिसऑर्डर और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अलग अलग होता है, जबकि एक प्रकार की कंडीशन को एक्सपोज होते हैं। मुझे याद है, मैं पुलिस का अधिकारी हूं, हम लोग को जब हॉर्स राइडिंग सिखाई जा रही थी तो मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था कि साहब घबराना मत। मैंने पूछा क्यों? बोले जब घोड़े को पता लग जाता है, आप घबराते हो तो घोड़े को पता लग जाता है, वो आपको गिरा देता है। मैंने पूछा कैसे पता लगता है? बोले आप डरते हो तो एड्रेनलिन सिक्रेट होता है, आपके पसीने में आता है, घोड़ा सूंघ लेता है। मैंने बोला बड़ा चालाक जानवर। मैंने पूछा मुझे ये तो बताओ, जब डरता मैं हूं तो मेरे एड्रेनल कॉर्टेक्स को कैसे पता पड़ता है कि मैं डर गया? क्या मेडिकल साइंस मुझे बताएगा? हम जिस डिपार्चर की बात कर रहे हैं, वो जिस जगह से बात कर रहे हैं कि जहां से सेपरेशन चालू होता है, तो मुन्ना भाई की भाषा में तो बीमारी जो है वो केमिकल लोचा है। तो क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जहां से चालू हो रहा है, जहां से वो डिपार्चर चालू हो रहा है, क्या बीमारी वहां से चालू हुई? या उसके पहले कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स है, या उसके पहले कोई स्पिरिचुअल केमिकल ट्रिगर है? अगर मैं डरता हूं तो होता क्या है, पहले ये तो बात करें। केमिकल लैंग्वेज में तो बाद में ट्रांसलेट होता है। हमको इस जर्नी को कहीं ना कहीं पे देखना पड़ेगा। हमें अगर वो डिपार्चर के पॉइंट्स मिलेंगे तो शायद हम इंटीग्रेशन का बीज कहीं ना कहीं बो पाएंगे, हम उस हीलिंग की फिलॉसफी को भी पकड़ पाएंगे, हम उस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हीलिंग हम किस तरीके से उसको अप्लाई करना है इसको भी कहीं बहुत गहराई से देख पाएंगे और प्रॉपर इंटीग्रेशन कर पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आप एक इलेक्ट्रॉन को छेड़िए तो द एंटायर यूनिवर्स शेक्स। एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने पर पूरा ब्रह्मांड कांपता है। 2006 की बात है, जापान में एक रिसर्च चल रही थी, वाटर मॉलिक्यूल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे वाटर ड्रॉपलेट की सरफेस के ऊपर। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसको देखा जा रहा था। अचानक से देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वो वाटर मॉलिक्यूल बहुत जोर से वाइब्रेट करने लगा, एज इफ इट वांट्स टू ब्रेक फ्री। वो साइंटिस्ट घबराए, बोले बड़ा एबनॉर्मल बिहेवियर। अब साइंटिस्ट बेचारा क्या करेगा? उसने रूम में कुछ ये चेक करी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, आयनेशन का लेवल कितना है, सब कुछ नॉर्मल था। वो अपने बॉस के पास गया, हु वाज हेडिंग द प्रोजेक्ट एंड वाज वन ऑफ द वेरी फेमस प्रोजेक्ट्स। उनने बोला ये गड़बड़ क्या हो गया, ये ऐसा वाइब्रेट कर रहा है? उनने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने सब कुछ चेक किया? उनने बोला हाँ मैंने चेक किया। बोला चिंता मत करो, मैं आता हूँ। 2 घंटे बाद वो दोबारा पहुँचे, एक्सपेरिमेंट दोबारा किया गया, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। उनने बोला मैंने तो पहले ही कहा था, ये प्रॉब्लम वाटर के मॉलिक्यूल की नहीं है, तुम्हारी है। देयर इज सम काइंड ऑफ इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इसकी हमने बात करनी चाहिए। लेकिन जिसने देखा था उसको तो नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा क्यों ना उन लोगों के नाम पता करे जाएं जो उस दिन एक्सपेरिमेंट के समय में आए थे। अब उन सबको बुलाया गया, आखिर क्या नाप लेते हैं? पल्स नाप लेते, बीपी नाप लेते, ब्लड शुगर नाप लेते, हीमोग्लोबिन नाप लेते। वैसे भी इसका उससे क्या रिलेशनशिप? कुछ भी नहीं निकला। अचानक से उन्होंने देखा कि इनकी हैबिट्स नोट करें कि जो लोग बाग यहाँ से गए हैं उन्होंने उसके ठीक पहले या ठीक बाद में क्या किया। तो एक आदमी ने 2 गिलास पानी पिया था उस दिन, जिस दिन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, उसको बुलाया गया, ही वाज सिंगल आउट, और उसके सामने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, मगर रिजल्ट फिर भी नॉर्मल था। फाइनली उस दिन साइंटिस्ट ने सरेंडर कर दिया और पहली बार चैन की नींद सोया। अचानक से रात को 2:30 बजे उसकी नींद खुलती है, उसके दिमाग में एक शब्द आता है, प्यास। इस गर्मी के मौसम में हमें बहुत प्यास लगती है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, एक आदमी 2 घंटे से प्यासा, 4 घंटे से प्यासा, 10 घंटे से प्यासा, और जितना प्यासा आदमी उस दिन लैब में आया उतनी जोर से वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगे। उसने कहा देखो, प्यास से पानी की बूंद का, पानी के मॉलिक्यूल का बहुत गहरा संबंध है। आइंस्टीन ने इशारा किया था, और ये मेल कुछ लोगों को किया गया, मेरे पास भी आया। मैंने उसे जवाब दिया, ये प्रॉब्लम अभी हल नहीं हुई है, ये तो मालूम पड़ रहा है कि इस प्रकार का रिलेशनशिप है, मगर मुझे ये बताओ कि पानी के मॉलिक्यूल को कैसे पता कि कोई प्यासा है। और
वो वहाँ से निकल के भाग के बचना चाह रहा है या उसके प्रति समर्पित होना चाह रहा है। असली चीज़ तो समझने वाली ये है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग इस इंटीग्रेटेड हीलिंग के अंदर ऐसा कुछ कर पाएंगे कि मच्छर बाद में काटे, पहले मालूम पड़ जाए कि मलेरिया होने वाला है कि नहीं। अभी डॉक्टर अखिलेश ने कहा था कि ऐसा हो सकता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ वन पैथी कवर्स द वीकनेस ऑफ अदर पैथीज, लिमिटेशंस ऑफ अदर पैथीज। क्या सारे गैप कवर किए जा सकते हैं? क्या हम क्यू बैलेंस को हैंडल करते हुए जो इंडिविजुअल ट्रेड्स हैं उसको भी हम कर सकते हैं? कैन वी मैनेज देम? कैन वी डिवाइस न्यू डायग्नोस्टिक टूल्स विच आर सिंपल, चीपर एंड एक्यूरेट? क्या हम पुरानी जो ब्लड रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, ECG, EEG पढ़ते हैं, क्या उसको पढ़ने का एक नई निगाह खड़ी हो सकती है? 85% ऑफ द डॉक्टर्स इन US इन वन ऑफ द सर्वेज, उन्होंने एडमिट किया कि दे रिक्वायर मोर देन एलोपैथी टू ट्रीट देयर पेशेंट्स। नाउ द टाइम हैज कम कि हम लोग ऐसा कुछ चमत्कार करें, ऐसा कुछ मेहनत करें, ऐसे कुछ प्रयास करें। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि हमको डॉक्टर्स से हीलर्स की तरफ जाना पड़ेगा, हमको पैथीज से थेरेपीज की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात हमको कहीं ना कहीं देखनी पड़ेगी। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आफ्टर ऑल हमारे कार्डियक सेल्स मल्टीप्लाई क्यों नहीं होते हैं आफ्टर द बर्थ? क्या ये नेचर की ग्रैंड मिस्टेक है? ये नेचर का ग्रैंड डिज़ाइन है? कभी हमने सुना है कि हार्ट का कैंसर हो गया, सारे बॉडी पार्ट का कैंसर होता है। जो सेल मल्टीप्लाई नहीं होते उनका कैंसर भी इतनी आसानी से होता नहीं। शायद कहीं इसके अंदर कोई बहुत डिवाइन क्लू तो नहीं छुपा हुआ है। एक बार किसी ने कहा था कि हाइपरटेंशन इज द साइलेंट किलर। मैं कहता हूँ फियर इज ए जायंट किलर। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। You will sit here for next 3 days, deliberate on the philosophy of genesis of disease, philosophy of healing, and the philosophy of the instruments of healing. And in a workshop like this, and many more to come, जिसमें हम सब थेरेपीज को कवर करेंगे, and maybe सांची यूनिवर्सिटी आप लोगों के साथ मिलके ऐसा कुछ कर पाए, which can go a long way for the benefit of humankind. Thank you very much. धन्यवाद सर आपके उद्घाटन उद्बोधन के लिए। अब मैं मनोज श्रीवास्तव सर। आदरणीय शशि प्रभा जी, मेरे साथी राजेश गुप्ता जी, सभी उपस्थित मित्रों, इंटीग्रेटेड हीलिंग के अपने इस 3 दिवसीय सेमिनार में मुझे भी आमंत्रित किया। मैं पिछली बार आया था तो एजुकेशन का कोई विषय था, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पर था, और इस बार जो है मैं आया तो चिकित्सा पर। तो मुझे लग रहा था कि जो अंग्रेजी का जो शब्द है डॉक्टर, वो जिस ग्रीक शब्द डॉसियर से बना है उसका मतलब होता है टू टीच। तो पहले भी यदि मैं टीचर्स की एजुकेशन की बात पे आया था तो अभी भी जो है कोई बहुत ज़्यादा भिन्न उस पर नहीं आया हूँ। पहले लेकिन इन्होंने अल्टरनेटिव एजुकेशन की बात की थी, लेकिन यहाँ जो इंटीग्रेटेड हीलिंग की बात हो रही है या होलिस्टिक हीलिंग की जो बात हो रही है, तो उसमें सबसे ध्यान देने की बात यही है कि ये कोई अल्टरनेटिव जो कहना चाहिए मेडिसिन नहीं है। कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो जिसे पूर्ण कहा जाता है वो उसका कोई विकल्प नहीं होता। यानी जो ईशावास्य उपनिषद है तो उसमें जो कहा गया कि पूर्णमेवावशिष्यते, तो पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल भी लिया जाए तो पूर्ण ही शेष रह जाता है। तो इसलिए कोई इस तरह की प्रतिद्वंदिता, इस तरह की कोई वैकल्पिकता, उसकी बात जो है हम लोग इसमें नहीं कर सकते, जिसे हम होलिस्टिक हीलिंग या इंटीग्रेटेड हीलिंग कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि पूर्ण का स्वभाव क्या है, पूर्ण की प्रकृति क्या है, और हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वो उस पूर्ण की अवधारणा के विपरीत कर रहे हैं। अभी आइंस्टीन की इतनी सारी बात कही, बड़ी वैज्ञानिकता के साथ कही राजेश ने। हम लोग तो कवि हैं,
तो हमें तो फिराद गोरखपुरी अपने एक दोहे में कह गए थे, वही पर्याप्त है कि विश्व एक है यह नियम, विश्व एक है यह नियम, कभी न ऐमन भूल, विश्व एक है यह नियम, कभी न ऐमन भूल, एक तारा थर्रा उठा जो तोड़ा एक फूल। उस यूनिफाइड होल में, उस कहना चाहिए कि इंटीग्रल होल में हम लोग जो हैं जब विश्व को देखते हैं तो हमें जो है स्वास्थ्य के संबंध में बात करने की बनती है। और जब मैं ये कहता हूँ तो ये भी कह रहा हूँ उसी समय कि होलिस्टिक हीलिंग या इंटीग्रेटेड हीलिंग जो है, बहुत सारी जो हीलिंग की मेथड्स हैं उनका कोई एकत्रण नहीं है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को मिला दिया और वो एक बन गई। जो कुर्ट काफ्का हैं, जो गेस्टाल्ट की थ्योरी के जो हैं प्रवर्तक रहे हैं, तो उन्होंने एक वाक्य कहा है और वो ये कहा है कि द होल इज़ अदर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। और वो इस बात पे बड़ा गुस्सा भी करते थे जब लोग उनके इस वाक्य का अनुवाद यूँ करते थे कि द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। वो कहते थे कि ये तो आप मैथमेटिकल बात बोल रहे हो, मैं क्वालिटेटिव बात बोल रहा हूँ। द होल इज़ अदर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। तो इसलिए जो है बहुत सारे अलग अलग पैथीज को हम मिला लें, उस प्रकृति को समझे बिना जो कि पूर्ण की प्रकृति है, उस स्वभाव को समझे बिना जो कि पूर्ण का स्वभाव है, तो कहीं हम लोग जो है कॉन्सेप्चुअली भी गलती करेंगे और जो आगे चल के जो है उसकी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंशलिटीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में होंगी। तो उस चीज़ को, उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या हमें इसके बारे में कुछ संकेत देती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, देती है। पहली चीज़ तो जो है स्वास्थ्य, जो शब्द है वही हमें एक बहुत बड़ा संकेत देता है। स्वास्थ्य का मतलब है स्व में स्थित होना, और इसी के डायरेक्ट कंट्रास्ट में एक शब्द है एलोपैथी। एलिस का मतलब है दूसरा, और मेरे एक मित्र थे, वो मजाक में कहते थे कि एलिस का मतलब है दूसरा और पैथोस का मतलब है दुख। तो जो एक दुख को ख़त्म करके दूसरा दुख पैदा करे वो एलोपैथी है। तो लेकिन वो बात छोड़ भी दें, उसके ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो कि, और साइड इफ़ेक्ट्स की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस बात को प्रमाणित भी करती हैं जो मेरे मित्र ने मजाक में कही थी। लेकिन उसको छोड़ भी दें तो भी जो है दूसरे के प्रति जो बात है उसकी तुलना में स्व में स्थिति, वो जो है स्वास्थ्य का प्रारंभिक जो हमारा यहाँ परिचय है, डेफिनेशन है, हमारी परिभाषा है। और स्व में स्थित होना इतना आसान नहीं है। मुश्किल यह है कि दूसरा हमें बहुत खींचता है, और इस हद तक खींचता है कि एक बार जो है अस्तित्ववादी दार्शनिक जो हैं हमारे जेan पॉल सार्त्र, उनको कहना पड़ा कि द अदर इज़ पॉइजन, कि दूसरा जो है वो जहर है। तो यदि जो है स्व में स्थित होने की बात कही जा रही है तो हमें देखना होगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में कवि कुंवर नारायण जो हैं वो अपनी एक कविता में कहते हैं कि दो सत्य, दो संकल्प, दो आस्थाएं, व्यक्ति में ही अप्रामाणिक व्यक्ति पैदा हो गया। तो स्व भी खंडित हो चुका है, और सिर्फ उसी तरह से खंडित नहीं हुआ जिस तरह से फ्रॉयड बोलते थे कि इड, ईगो और सुपर ईगो में तरह तरह से उस विखंडन के प्रमाण मिलते हैं। और हम जो है उस पूर्णता के परिप्रेक्ष्य को जो है काफ़ी हद तक भूल चुके हैं। उसके कारण जो है स्वास्थ्य हमारे लिए जो है दरअसल विशेषज्ञताओं पर निर्भरता का नाम बन गया। उसके कारण ये हुआ है कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जैसे भारत की है जिसमें कि
जनसंख्या के ऊपर डॉक्टरों का जो है प्रतिशत बहुत कम है, वो एक मॉर्बिड सोसाइटी है। और वो सोसाइटी बहुत अच्छी है जहाँ जो है, मैं अमेरिका का कह रहा हूँ मैं, कि जहाँ 200 लोगों को स्वस्थ रखने के लिए एक डॉक्टर है, जहाँ जो है स्वास्थ्य का इतना फार्मास्यूटिकलाइजेशन हुआ है, क्या हम उस सोसाइटी को, उस समाज को, उस समुदाय को स्वस्थ कहेंगे? हमको जो है देखना होगा कि जब स्व में स्थिति की बात थी तो कहीं ना कहीं जो है वो बात ये भी थी कि स्व के भीतर ही ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो स्वयं को करेक्ट करती रहती हैं, ऑटो करेक्शन की उसमें जो स्वयं की हीलिंग करती रहती है। न केवल जो है ये हम बात व्यक्ति के संदर्भ में कह रहे हैं, बल्कि ये बात जो है हम पूरी पृथ्वी के संदर्भ में भी कहेंगे। हम देखते हैं कि पृथ्वी का भी उपचार करने की कोशिश की जाती है, उसको केमिकल फर्टिलाइज़र देने की कोशिश की जाती है, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और सब। और उस तरह से करते हुए हमने देखा है कि हमने एक ऐसी कृषि पैदा कर दी है जिसकी कि सस्टेनेबिलिटी पे प्रश्न होने लगा है। यानी सिंगस्त की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ तो जो है सिंगस्त में पृथ्वी पर अमृत गिरा था, लेकिन हमने पृथ्वी को विषाक्त कर दिया है। ठीक उसी तरह से जैसे कि जो है बहुत सारे तरीक़ों से हम लोग अपने शरीर को भी विषाक्त करते जा रहे हैं। तो अमृत पर्व के समय जो है हम उस बात को याद रखना ज़रूरी है, उसके पीछे मीनिंग्स हैं। और वो मीनिंग ये है कि हमारे यहाँ जो है किसी समय ये माना गया था, जो कहना चाहिए कि प्रोफेसर हार्वर्ड थे, जो 1930 में यहीं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के गवली पलासिया गांव में आए थे और काफ़ी साल तक वो यहीं पे रहे। उन्होंने एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट और इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। तो उन्होंने जो है भारतीय जो है कृषि पद्धति का अध्ययन किया था और उन्होंने ये कहा कि ये जो कृषि जो है उतनी ही सहज होनी चाहिए जैसे कि वन होते हैं। यानी वन में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वन में कभी ट्रैक्टर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वन में कभी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वन जो है बहुत सघन रहता है किसी भी कृषि की तुलना में। तो वो इसलिए कि वो भूमि की जो स्वाभाविक उर्वरक शक्ति है, स्वाभाविक जो रीजेनरेटिव पावर है, उसका उपयोग करता है। क्या हम लोग अपने शरीर को, जो कि जिसको कि हम कहते हैं कि मिट्टी है, तो मिट्टी की इस नेचुरल रीजेनरेटिव पावर का कहीं उपयोग कर रहे हैं या उसको ड्रग डिपेंडेंट बना रहे हैं? और जहाँ जो है हम ये निर्भरताएं विकसित कर रहे हैं, वहाँ अपनी तरह का मेडिकल नेमेसिस पैदा हो रहा है। यानी ओलिवर वेंडल होम्स थे, वो ये कहते थे कि यदि जितना भी मटीरिया मेडिका है उसको समुद्र में डुबो दिया जाए तो जो है मनुष्य का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मछलियों के बारे में मैं नहीं कह सकता। तो वो जो बात उन्होंने कही थी, आज जाके कही होगी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके कुछ प्रत्यक्ष जो हैं परिणतियाँ और प्रभाव हम लोगों को दिखाई देते हैं। मैं बताता हूँ उदाहरण के लिए कि कैसे हम लोगों ने जब इसको जो है दूसरों की पर निर्भरता का वो माध्यम बनाया, तो कैसे उससे एक बाज़ार विकसित हुआ, कैसे उस बाज़ार के जो है स्वास्थ्य विकसित हुए। अब एक बैड फार्मा करके पुस्तक आई है और वो पुस्तक जो है गोल्ड एकर जो हैं उसके लेखक हैं। तो वो गोल्ड एकर जी ये बताते हैं बैड फार्मा पुस्तक में कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो किस तरह से अपने जो है मनी मिंटिंग के लिए, अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए लोगों के स्वास्थ्य को इस हद तक कमोडिटाइज करती है कि जो है स्वास्थ्य जो है वो स्वयं में स्थिति न रहकर एक ऐसी वस्तु बन जाता है, एक ऐसी कमोडिटी बन जाता है कि जिससे माइन किया जा सके और मार्केट किया जा सके। और वो एक उसके साथ साथ तमाम किस्म के उदाहरण देते हैं। यानी यदि कोई बीमार है या यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी के संबंध में जितनी भी औषधियाँ या प्रत्यौषधियाँ निकाली जा रही हैं
उनके संबंध में ज्ञान होना जो है वो मानवता को एनरिच ही करेगा, पारदर्शिता होना जो है वो एनरिच ही करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो सब की सब जो हैं ज्ञान की इस पारदर्शिता पर, उस ज्ञान की पारदर्शिता पर, जिसे हमारे यह कहा गया था कि वो बांटने से बढ़ता है और गाड़ कर रखने से नष्ट होता है, तो उस ज्ञान की पारदर्शिता पर तमाम किस्म के प्रतिबंध जो हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लगा रखे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि EMA, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, उसने जो है करीब 44 ड्रग्स के बारे में उनसे जब जानकारी मांगी कि इन ड्रग्स को जब आपने सर्टिफाई किया है तो किस आधार पर किया है, तो उन्होंने बताया कि ये सर्टिफिकेशन जो है वो दवा बनाने वाली कंपनियों की रिसर्च लैबोरेटरी के आधार पर किया गया। यानी जो मेडिसिन बना रहा है वही उसे सर्टिफाई कर रहा है, कोई इंडिपेंडेंट थर्ड एजेंसी नहीं कर रही। और 44 जो हैं ऐसी ड्रग्स में से 40 में जो है कॉन्फिडेंशियली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिसर्च से साइन करवाया गया है। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आप जो है इसकी गोपनीयता है और आप इसको किसी को बताएंगे नहीं। इस कारण नहीं कि आपके कुछ कॉमर्शियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि पूछा ये भी जा सकता है कि क्या कॉमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं वो अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि पेशेंट्स के राइट्स को जो है दुष्प्रभावित कर सकें। लेकिन चलिए कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए भी नहीं किया उन्होंने ये किया कि जितने भी नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं उनके जो मार्केट स्ट्रेटेजी है चूँकि उसके विपरीत जाते हैं, उनके कॉमर्शियल लॉजिक के अगेंस्ट जाते हैं, तो इसलिए वो जो हैं जनता के सामने लाए नहीं जाए। तो गोल्डएकर अपने उसमें बैड फार्मा पुस्तक में जो है कमेंट करते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज से जानकारी प्राप्त करना लगभग ऐसा ही है एज इफ स्क्वीजिंग ब्लड फ्रॉम द रॉक, किसी चट्टान से खून निकालना उतना कठिन है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा कि जो हमें बताया जा रहा है किसी जो है चीज़ की मेडिसिनल प्रॉपर्टी के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में, वो जो बताया जा रहा है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो गया कि छुपाया क्या गया। तो एक संस्था है उसने ये तय किया कि हम जो एंटी कोलेस्ट्रॉल एक ड्रग थी स्टैटिन, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इसका ज़रा पता करते हैं कि जो इनके लेबोरेटरीज़ ने जो रिज़ल्ट दिए हैं वो तो इनकी थी, हम खुद अपनी लेबोरेटरीज़ में पता करते हैं। तो पता चला कि उसकी प्रभावशीलता जो है इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी की जो रिसर्च में 20 गुना कम पाई गई एज कंपेयर टू जो ड्रग मेकिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसकी लेबोरेटरी ने जो बताया हुआ था। ऐसी स्थिति में हमको ये लगता है कि वो आदमी जो कि गांव में जो है झाड़ फूक करता है, जैसे गुणी कहते हैं, या हमारे झाबुआ में जैसे बड़वा कहते हैं, वो आदमी तो अप्रामाणिक है। हालांकि मैंने देखा था जब मैं वहाँ पे कलेक्टर था झाबुआ में, तो वहाँ मैंने देखा कि ये मर्क, सिबागायकी, मोसांचो, इन कंपनीज़ के लोग जो हैं वहाँ पर आए हुए थे। वो अपना एक प्लांट स्क्रीनिंग प्रोग्राम चला रहे थे, जिससे बाद में पता चला कि वो प्लांट पायरेसी प्रोग्राम था। तो वो इन्हीं बड़वाओं से पूछ रहे थे पौधों के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ताकि कुछ प्रारंभिक उनको वो मिल जाए, फिर बाद में जाके वो उस पर एक्सपेरिमेंट करें। तो हम लोग जो हैं अपने इस व्यक्ति को जो कि करीब में है, उसी कम्युनिटी में है, उसको तो समझते हैं कि नहीं, इसकी प्रामाणिकता नहीं है, लेकिन उनको बड़ा प्रामाणिक मानते हैं। पूरी टबैको इंडस्ट्री की कहानी जो है वो ज्ञान के दुराव की, ज्ञान सत्य के जो है के ऊपर कितने पर्दे जो हैं डाले जा सकते हैं, उसकी कहानी है।
1930 में सबसे पहली बार जर्मन वैज्ञानिकों ने कहा कि तंबाकू से जो है लंग कैंसर होता है। तो सबसे पहले इंडस्ट्री ने, तंबाकू इंडस्ट्री ने उसको ये कह के खारिज किया कि ये तो नाजी जर्मनी के जो हैं रिसर्च वो हैं और ये तो इनका अपना कोई एक अल्टीरियर मोटिव है, और ऐसा कहते हुए नाजिज़्म की बदनामी जो है उस पर लाद दी। 1953 में जो है जब एक न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी ने जो है उसको कहा कि जो है इसके टार से जो है लंग कैंसर होता है, तो एक एक्सप्लोजन सा हुआ, और उस एक्सप्लोजन के बाद जो है तुरंत जो टबैको इंडस्ट्री के लोग हैं सब इकट्ठे हुए। 4 मेजर जो विलियम मॉरिस और तमाम जो फिलिप मॉरिस और जो तमाम दूसरी बड़ी कंपनियां थीं, 4 बड़ी कंपनियां, उनके लोग इकट्ठे हुए जॉन हिल नाम की एक जो एडवर्टाइजिंग जो मेगा कंपनी थी उसके दफ्तर में, और फिर वहाँ पर तय किया कि उन्होंने कि हम जो हैं सब मिलकर एक ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाएं। तो हिल के सुझाव पर यह कहा गया कि एक टबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी जो है गठित की जाए, और हिल ने इस बात पर जोर दिया कि रिसर्च शब्द जरूर होना चाहिए उसमें शामिल। तो इसलिए टबैको इंडस्ट्री रिसर्च कमेटी, ताकि लोगों के मन में जो है इस बोध को गहरा किया जा सके कि ये कुछ जो है रिसर्च के द्वारा हुआ है। और फिर जो है एक्सपर्ट्स हायर किए गए जो इस तरह से चीज़ों को बोलें कि लोगों के मन में तंबाकू की हानि के बारे में जो है डाउट क्रिएट किए जा सकें। तो एक पुस्तक जो है इसी शीर्षक से है, मर्चेंट्स ऑफ डाउट, टबैको इंडस्ट्री पे, और उसमें जो है उन्होंने कोट किया है तंबाकू कंपनी के जो है एक इंटरनल मेमो को जो उनके भीतर ही भीतर चल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि डाउट इज़ अवर प्रोडक्ट। हम लोगों के दिमाग में ये संदेह पैदा करना चाहते हैं, और हम वैज्ञानिकों को और जो है विशेषज्ञों को अपने पास इसलिए बुला रहे हैं कि उनका इस तरह से उपयोग किया जा सके कि वी आर एबल टू कीप द डिबेट ओपन, कि वो बहस जो है उसको खुला रखा जा सके। तो एक दूसरे लेखक हुए, उन्होंने जो है इस पूरी स्थिति को देखते हुए इसी शीर्षक से एक पुस्तक लिखी, डाउट इज़ देयर प्रोडक्ट। तो ऐसी स्थिति में जब जानबूझ के लोगों के मन में एक प्रकट सत्य को जो है छुपाने के लिए संदेह पैदा करने की जो है रणनीतियाँ जो हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, तथाकथित वैज्ञानिकों के द्वारा चलें, तब हमें लगता है कि हमारी संस्कृति में जो है श्रद्धावान लभते ज्ञानम जो शब्द कहा गया, तो क्यों कहा गया? लोग कहते हैं कि संदेह से ज्ञान पैदा होता है, लेकिन यहाँ तो जो है जो ज्ञान पैदा हुआ है उसको संदेह में परिणत करके जो है अपने व्यावसायिक इंटरेस्ट जो हैं संभाले जा रहे हैं। तो पूरी ये जो मेडिकल नेमेसिस है, इस पूरी मेडिकल नेमेसिस को समझे बिना, इनके षड्यंत्रों और प्रति षड्यंत्रों को समझे बिना हम लोग जो हैं किसी इंटीग्रेटेड हीलिंग की बात जो है पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि सत्य जो है, और ख़ासकर जो है एलोपैथी के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है कि सत्य तो एक ही हो सकता है और जो कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। और इसलिए जो है उन्होंने एक ऐसी सिस्टम क्रिएट की है जिसमें कि वो प्रीडोमिनेंट पोजीशन में, और उसमें जो है अल्टरिटी ख़त्म है, वही हैं। इस हद तक हैं कि देश के जो स्वास्थ्य बजट का 98.73% वो एलोपैथी पे जाता है, और 1.27 से आप आयुर्वेद चलाते हैं, आप यूनानी चलाते हैं, आप सिद्धासन चलाते हैं, आप इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन चलाते हैं, योगा चलाते हैं, और क्या क्या चलाते हैं, सब उसी 1.27 से। इस हद तक की अनइवन लड़ाई है। यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो इनको जो है एलोपैथी को 50% दे दिया जाए और बाकी सारी पैथीज़ को हम 50% में निकालें, वो भी नहीं है। 98.73% गोज़ टू एलोपैथी, 1.27 के जो है कुछ आपको छिड़काव कर दिया जाता है कि चलिए इससे आप अपना कर लीजिए संभाल। बराबरी का संघर्ष नहीं है।
तो इसलिए जो है वो सत्य की खोज भी पूरी नहीं है। हमारे यहाँ तो मान्यता ये रही थी कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, तो सत्य भले ही एक हो लेकिन उसको पहुँचने के जो है अप्रोच करने के लिए जो है अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, ये मानते थे हम। लेकिन एलोपैथी का क्लेम ये है कि नहीं, सत्य तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ उसी के द्वारा है और उसकी उन लेबोरेटरीज़ के द्वारा है जिन पे कि जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के इंटरेस्ट गड़े हुए हैं। तो इसलिए लगता है कि ये नहीं है वही जिसे कि हम पूर्ण कहते हैं, जहाँ पर कुछ छुपाव होगा, जहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है जानबूझ के क्लैंडस्टाइन तरीके से जो है गाड़ के रखा जाएगा, वहाँ तो विद्या है ही नहीं, हम मानते हैं। हम तो विद्या उसी को कहते हैं जो प्रकट हो, स्वप्रकाशित हो और जिसके होने से जो है पूरे समाज को लाभ हो। यानी एक समय हमारे यहाँ ये स्थिति थी कि जो मेडिकल ज्ञान था वो इस हद तक जो है संचरित हुआ था लोगों में कि डॉक्टर डेविड वार्नर ने जो है उस पर एक पुस्तक भी लिखी है, वेयर देयर इज़ नो डॉक्टर। ये करते हुए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है कि जहाँ कहीं कोई डॉक्टर नहीं हो तो वहाँ भी स्वास्थ्य होता है। तो एक समय ये स्थिति थी कि हमारे परिवार की माँ या हमारी दादी हमारा पहला रेफरल सेंटर थी, सबसे पहले हम उसको रेफ़र करते थे। वो जो नॉलेज बेसिस का जो है, जो कहना चाहिए कि उसका जो कम्युनिटेरियन नेचर था, वो नेचर ख़त्म करके हम लोगों ने एक्सपर्ट्स में रिड्यूस कर दिया उसको, और वहीं से वो मेडिकल नेमेसिस पैदा हुआ। तो यदि वो निर्भरताएं हैं, यदि वो स्वतंत्रताएं नहीं हैं, यदि वो जो है स्व स्थिति नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ है जो कि आपको आने वाले 3 दिनों में करना होगा। प्रणाम, शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन से पूर्व मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट एडवाइज़र डॉक्टर कृष्णाचारी रवि सर का आयुष मंत्रालय की तरफ से संदेश के रूप में उद्बोधन देने हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर कृष्णाचारी रवि सर। Hari Om. I am very happy to be here representing Ministry of Ayush in the workshop Integrated Healing organized by Sanjay University. And they have done a wonderful job for now to propagate Indian systems of medicine. Now the world realizes that allopathy cannot stand alone to give us health for all. While giving a lecture, delivering a speech, our registrar told wonderfully that allopathy doctors in US, 80%, they have decided that allopathy cannot do alone for health. And while giving a speech by our secretary, that minimum of budget has been utilized given by the Ayush system. Now our ministry has got a separate, from Government of India, got separate ministry, we got separate minister. Now it is growing like anything. Now we are asking more fund also. Now what fund we are getting, that is not fully being utilized. Now for information, we have got National Ayush Mission from our ministry, through which we are sanctioning all funds for projects to the state governments. I request our Sanjay University to give projects through our ministry in National Ayush Mission. We are funding for continuous medical education CME program and for developing of colleges. Also, I want to give one message that Buddha is more related with Siddha system. Boger, who went to China to propagate Siddha system, I request our registrar to start one Siddha department in our university, to appoint Siddha doctor also, to work integrated with other system also. Last, I want to give one more message. Now we are fighting for good health. And while giving a speech, our registrar told in ICU, most of the cases are failure in maintaining of immunity or sanitation. Now, I want to tell you one thing.
malaria. WHO has announced in 2030 to eliminate malaria in India. So Ministry of Health and Family Welfare has given a choice for Ayush also in that. If anybody wants to give any suggestion to eliminate malaria from our country, you are welcome. That will go to our Ayush credits. And for fighting and curing of dengue, now the country is fighting at anything. The Tamil Nadu government has done a wonderful job for curing dengue. That Nilavembu Kudineer is the drug, is from our Siddha medicine, given to all people in Tamil Nadu and given a wonderful result for curing dengue, along with papaya leaf juice. I request our Sanchi University to keep this in mind, and whatever help you need for fighting dengue in Madhya Pradesh, we will do support. And for development of integrated Ayush treatment in anything, we are ready to do our full support. Thank you very much, sir. अब मैं अध्यक्षीय भाषण हेतु कुलपति महोदया को आमंत्रित करता हूँ। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। On behalf of Sanchi University of Buddhist Indic Studies, I welcome you all, the distinguished doctors, delegates, participants, and my colleagues here who have assembled for this unique workshop. I think this is the first of its kind in India on integrated healing. The very concept of Sanchi University is integrative, integrating the Buddhist knowledge systems which have so many branches. It has evolved into so many branches, and Indic studies itself, which is integral in its basic approach, but it has also developed into several, rather infinite branches. In this workshop, we have taken 9 forms of healing, but in the next and many more workshops, we shall take many more approaches to healing. नवग्रह पूजा पहले की जाती है, तो इस चिकित्सा कार्यशाला के माध्यम से हम 9 प्रकार की पद्धतियाँ, चिकित्सा कोई भी हो, चिकित्सा पद्धति कोई भी हो, उसका मूल उद्देश्य होता है मानव को दुख से मुक्त कराना। स्वयं भगवान बुद्ध का दर्शन दुख मुक्ति के लिए 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया उन्होंने। पहला प्रतिपादन तो यही था कि सब कुछ दुखमय है, लेकिन दुख का कोई ना कोई कारण है, और उस दुख के कारण पर यदि मूल पर प्रहार किया जाए तो उससे दूर किया जा सकता है। दुख निरोधगामिनी प्रतिपद। और चौथा है रोग प्रशमन या दुख प्रशमन, वही निर्वाण है। जैसे ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य भारतीय चिकित्सा पद्धति, क्योंकि मैं संस्कृत की और भारतीय दर्शन की केवल छात्रा हूँ, इसलिए अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर मेरा दखल नहीं है, मैं जो भी बात कहूँगी केवल उसी दृष्टि से। तो हमारे यहाँ चिकित्सा शास्त्र को भी चतुर्व्यूह कहा गया है। चतुर्व्यूहम इदम चिकित्सा शास्त्रम, रोगो रोग हेतु, रोग प्रशमनोपायाः, रोग प्रशमनम। कि रोग है, ये तो एक स्वीकृत तथ्य है कि रोग है, रोग से बचना मानव का उद्देश्य है। कैसे बचा जाए, पहले उसका निदान, उसका कारण खोजा जाए। क्योंकि दर्शन जो हमारी अभी अभी जो 2 व्याख्यान आपने सुने, हमारे कुल सचिव महोदय जिनकी संकल्पना है ये समग्र चिकित्सा पद्धति की, और हमारे संस्कृति सचिव जो एक विडंबना कहें कि वो संस्कृति सचिव भी हैं और वाणिज्य सचिव भी हैं,
और जिस बात को उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया वो तो संस्कृति की दृष्टि से है कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार अखंड चिंतन को बढ़ावा देती है। एक समग्र चिंतन ही भारतीय चिंतन की विशेषता है। लेकिन उस समग्र चिंतन पर वाणिज्य इतना हावी हो गया या व्यावसायिकता हावी हो गई है कि अब हम खंड खंड चिकित्साएं जो मनुष्य एक समग्र प्राणी है, उसका व्यक्तित्व एक समग्र अखंड व्यक्तित्व है। जिस सत्य की उन्होंने पूर्णता की बात की, उस पूर्णता को देखते हुए मनुष्य पूर्ण नहीं है, वो अंश है, अपूर्ण है। इसलिए अलग अलग पद्धतियों से दुख को दूर करने के उपाय सोचता रहता है, प्रयास किए जाते रहे विचारकों द्वारा, विद्वानों द्वारा, ऋषियों द्वारा, योगियों द्वारा, और उन विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों ने जो निचोड़ दिया वो यही है कि पूरे के पूरे समग्र व्यक्तित्व को ही हमें साधना होगा। एक एक खंड को साधने से कुछ नहीं होगा। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक मानकर यदि, जिसकी आपने बात की, पार्ट एंड होल, भारतीय दर्शन का मौलिक विचार यही है कि पार्ट एंड होल, अंग और अंगी अलग अलग हैं या कि एक हैं। दोनों प्रकार की विचारधाराएं हमारे भारतीय चिंतन में मिलती हैं कि अंग और अंगी अभिन्न हैं, और ये भी विचार मिलता है कि वे दोनों भिन्न हैं। सांख्य दर्शन, जो कि आयुर्वेद का मौलिक आधार है, वो कहता है कि अंग और अंगी अभिन्न हैं। लेकिन दूसरे जो दर्शन हैं, वस्तुवादी दर्शन, वे कहते हैं कि अंग और अंगी भिन्न भिन्न हैं। यदि भिन्न भिन्न भी हैं तो चिकित्सा किसकी की जाए, स्वास्थ्य रक्षा किसकी की जानी है। अंगों की यदि हम एक एक अंग की चिकित्सा करेंगे, एक एक अंग के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, तो कभी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। आपने स्वस्थ शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या बताई, स्व में स्थित रहना। अब वो स्व क्या है? आयुर्वेद ने जब स्वस्थ का लक्षण ही दिया तो उन्होंने कहा समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ है कौन? जिसकी अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति दोनों समन्वित रूप से निर्दोष हैं, निरोग हैं, निरामय हैं और सम हैं, संतुलन है। तो ये एक संतुलन जो है बाह्य प्रकृति में और अंतः प्रकृति में, शरीर में, मन में, इंद्रियों में और आत्मा तक उसको ले लिया। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनाः। पहली पंक्ति में जो लक्षण दिया, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। 3 दोष माने हैं मानव प्रकृति के। प्रकृति अर्थात स्वभाव, वो हम सब जानते हैं, वात, पित्त और कफ। उसमें तीनों तो तत्व हैं, वायु है, अग्नि है और जल है। ये मूल तत्व हैं। बाह्य प्रकृति में इन तीनों का समन्वय जिस प्रकार होता है, उसी प्रकार अंतः प्रकृति में जब इनका समन्वय हो तब वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। कैसा प्रसन्न रहता है? प्रसन्न शब्द जो है वो अपने आप में एक समग्र चिंतन का बोध कराता है। जब उसका आत्मा भी प्रसन्न है, इंद्रियां भी उसकी निरोग हैं और मन भी उसका स्वस्थ है, तब वो स्वस्थ कहलाता है। और वही जो आपने चर्चा की, कुल सचिव महोदय ने, WHO ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, उसमें उन्होंने कहा फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आज तक 1948 के बाद वो डेफिनेशन इम्प्रूव नहीं की गई, क्योंकि वो एक समग्र चिंतन की ओर संकेत करती है। तो भारतीय चिंतन मूलतः अखंड दृष्टि का ही प्रतिपादन करता है, और उस अखंड बिंदु की ओर, उस अखंड सत्ता की ओर जाने के रास्ते अलग अलग हैं। मनोज श्रीवास्तव जी ने कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये तो ऋग्वेद का ही वचन है। तो एक ही सत्य, सबका लक्ष्य यही है कि मनुष्य को किस प्रकार दुखों से मुक्त रखा जा सके। वो रास्ते अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन उनका लक्ष्य सबका एक है। तो जितने भी हमारे इंडिजिनस मेथड्स हैं, वो मनुष्य के केवल शरीर को निरोग बनाने की बात नहीं करते, वो शरीर के साथ साथ उसके मन को भी सुखी बनाने की बात करते हैं, आत्मा को प्रसन्न रखने की बात करते हैं। इन तीनों में जब संतुलन होता है तभी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।
और आप सब चिकित्सक हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशारद विशेषज्ञ हैं। एलोपैथी की सीमाएं भले ही हों, लेकिन आज हम सब जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में, हम तो केवल नाम के डॉक्टर हैं, लेकिन आप लोग जो वास्तव में चिकित्सा के क्षेत्र में सक्रिय हैं, आप सब उस पद्धति से चिकित्सा कर रहे हैं जिसकी सीमाएं हैं, और अब वो सीमाएं समझी जाने लगी हैं। और हम सब अधिकांश जितने भी रुग्ण लोग हैं वो सब एलोपैथी की ही शरण में अधिकांशतः रहते हैं। किंतु भारतीय जो चिकित्सा पद्धति थी उसमें चिकित्सा में दवा देना उद्देश्य नहीं था, अपितु कैसे उसमें कहा ही है कि इसका लक्षण क्या है, इसका प्रयोजन क्या है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम। पहले जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, और फिर जो रोगग्रस्त हो चुका है उसके रोग को शांत कैसे किया जाए। एक है रोग को शांत करना और उससे पहले है स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन और क्यूरेटिव मेडिसिन दोनों ही पद्धतियों का उसमें समन्वय है। तो ये जो समन्वय की बात है वो मूलतः हमारे यहाँ वो केवल दवा देना नहीं है, केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है, उसमें हमारा भोजन भी सम्मिलित है। पथ्यापथ्य का विचार भी उसमें आता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जब हम लोग छोटे थे तो गांव में, जैसा उन्होंने कहा कि दादी सबसे पहले दवा देती थी, जो घरेलू चिकित्सा होती थी। फिर अगर जाना ही है डॉक्टर के पास तो पूरे गांव में या तो एक हकीम या एक वैद्य होता था, और वो सब प्रकार के रोगों की दवा दे देता, एक ही पुड़िया देता था, उससे सब ठीक हो जाता था। आज आप कान की दवा लेते हैं तो उसका आपके पेट पर असर होता है, पेट की दवा लेते हैं तो कहीं और, क्योंकि वो अवयव को ट्रीट कर, एक एक अंग को हम ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन एक एक अंग को ठीक करने से अंगी कभी स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए हमें एक समग्र दृष्टि, जो कि हमारी परंपरा रही है, हमारी पद्धति रही है, उस समग्र दृष्टि को अपनाना होगा, उसकी तरफ लौटना होगा। वही हमारी विरासत रही है, लेकिन हम उसे छोड़कर, वो तो परंपरा होती है कि जो पुराना है उसे छोड़ना और नए को ग्रहण करना मानव का स्वभाव है, लेकिन नए को भी परीक्षा करके अब देखा जा चुका है। वैकल्पिक चिकित्सा का युग भी अब समाप्त हो गया, क्योंकि एक एक करके हमने विकल्पों को तोला, उनको परखा और पाया कि ये विकल्प सभी सीमित हैं, सब में कुछ न कुछ सीमाएं हैं। इसलिए अब एक ऐसी समन्वित चिकित्सा पद्धति जो समग्र स्वास्थ्य की अवधारणा को पुष्ट कर सके, और हमारी जो परंपरा है, जो मूल हमारा चिंतन है, वो समग्रता का चिंतन है, वो अखंडता का बोध है। उस अखंड की दृष्टि को लेते हुए इस परिकल्पना को सांची विश्वविद्यालय ने उठाया है, और मुझे विश्वास है कि ये परिकल्पना सार्थक होगी, सफल होगी, और देश में इससे एक बहुत ही नया, हालांकि वो है पुराना, लेकिन आज के युग में वही पुराना, पुरातन जो है, पुराण शब्द का अर्थ जो व्युत्पत्ति है वही है पुरा अपि नवम भवति इति पुराणम। पुराण केवल पुराना नहीं है, जो पहले भी नया था आज फिर नया हो गया, वो पुराण है। तो ऐसा पुरातन जो पहले अच्छा था, नया था, आज फिर वो नया हो गया, क्योंकि अब बहुत बड़ा गैप हो गया। वैसे भी काल की दृष्टि से हम कहते हैं पहले ऐसा था और कल फिर ऐसा होगा, तो हमारी जो काल की अवधारणा है भारतीय, वो भी चक्र अवधारणा है, जबकि जो आधुनिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो लीनियर है, और हमारा साइक्लिकल नोशन ऑफ टाइम है, तो वो लौट कर आता है। शायद अब वो फिर लौट कर उस बिंदु पर आ पहुंचा है कि हमें फिर अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। वे जड़ें जो कि हमारी मानवता को उन रोगों से, उन दुखों से, उन दोषों से मुक्त करा सकेंगी, जिनकी ओर हम स्वयं ही जानबूझकर या अनजाने में चल पड़े थे। तो आइए इस कार्यशाला के माध्यम से आप सब अपनी अपनी आहुतियाँ लेकर आए हैं इस ज्ञान सत्र में समर्पित करने। आप सबके ज्ञान को एक समग्र ज्ञान के रूप में यहाँ पर जब हम अंतिम समापन सत्र के उस पर स्तर पर पहुँचेंगे, तो उस एक समग्र अवधारणा का प्रारूप तैयार होगा, जो आगे आने वाली कार्यशालाओं को दिशा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं मनोज श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला। आप सब अभ्यागतों के प्रति आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने अपने समय में से अमूल्य क्षण निकाले इस कार्यशाला को सफल बनाने के लिए, और अपने कुल सचिव महोदय को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने श्रम पूर्वक अपनी इस विचार को आगे बढ़ाया, और इसमें सतत उनके साथ जिन लोगों ने सहयोग किया, हमारे सहयोगियों ने, उन सब के प्रति धन्यवाद करते हुए सबको नमन। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब हम उद्घाटन सत्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। मैं डॉक्टर अखिलेश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, सांची यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं कि वे उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि को मंच पर आकर स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ, स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, सांची यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं। भारतीय परंपरा में कृतज्ञता ज्ञापन एक बड़ा ही मधुर कर्तव्य है, और आज मुझे वो अवसर मिला है। मैं हाल ही में मैंने यहाँ ज्वाइन किया है, और यहाँ की गतिविधियों से ये कुल सचिव राजेश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, और इनके जो डायनेमिक आइडियाज़ हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलता रहता है। जिस दिन मैंने यहाँ पर योगदान दिया, उसी दिन उनके कार्यालय में बैठ करके हम लोग इस कार्यशाला की क्या परिकल्पना है उन्होंने की है, उस पर हम लोगों ने विचार किया, और आज उसका मूर्त रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें देश भर से के विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न संस्थाओं से बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े चिकित्सक, विचारक, चिंतक सब पहुँचे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुमूल्य समय निकाला और हमें यहाँ आकर के उपकृत किया और करने जा रहे हैं 3 दिनों के इस कार्यशाला में। औपचारिकता कई बार तो बनावटी भी लगती है, लेकिन औपचारिकता कई बार आवश्यक भी होती है, और हृदय के उद्गार भी निकलते हैं उससे। तो सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि श्री मनोज श्रीवास्तव जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त क्षणों में से समय हमें दिया, और अपने जो ज्ञान गंगा उन्होंने बहाई, वहाँ उन्होंने जो एक बिल्कुल सरकारी स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी जो स्वास्थ्य के बारे में, जो बीमारियों के बारे में, उनके निदान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी। आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी कुलपति और हमारे कुल सचिव तो दोनों, हम तो संयोजक ही हैं, फिर भी कुलपति जी दिल्ली में थी, और विशेष रूप से उन्होंने कहा कि आई और इतना कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें बताई उन्होंने। संस्कृत की, वेद की बहुत बड़ी विदुषी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, और आपने अपने वैदुष्य से इस कार्यशाला के विषय पर इतना प्रकाश डाला। मेरा तो नाम के साथ लाभ लगा हुआ है, और ऐसा लगा कि मैं लाभ सचमुच आज लाभान्वित हुआ। विश्वविद्यालय धन्य हुआ। कुल सचिव श्री राजेश गुप्त जी की, जैसे मैंने शुरू में बात की, ये सारी संकल्पना उनकी है, और इसको कैसे सफल बनाया जाए, कैसे जिसको कहते हैं ट्रांसलेशन इनटू एक्शन, इसको कैसे किया जाए, इसका वो साक्षात प्रतिमूर्ति है उसकी। और हमेशा लगता है कि ऊर्जा से लबालब भरे रहते हैं, तो उस ऊर्जा का आज यह रूप हमें देखने को मिल रहा है। आपके विचार सुनने को मिले, और आपने जो जो कल्पनाएं की हैं उनका
हम व्यावहारिक रूप देने जा रहे हैं। आपने अपनी बहुत बहुमूल्य विचार व्यक्त किए, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैडम राजेश जी का भी बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आप आई। कार्यशाला में बहुत सारे लोग तो या किसी भी कार्यक्रम में सामने आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं नेपथ्य में होते हैं, और नेपथ्य में रहते हुए वो जो कार्य करते हैं अगर वो न करें तो किसी भी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाया जा सकता है। हमारे जितने यंग हमारे जो कलीग हैं, और रात दिन ऐसा लगता है कि घर में जैसे किसी बेटी की शादी हो और कोई परिवार का कोई भी सदस्य पीछे नहीं रहता है, वो सब इसमें दिन रात लगे हुए हैं। हमारे जो शिक्षकेतर कर्मचारी लोग हैं, चाहे वो क्लास 4 की एम्प्लॉई हों या क्लरिकल ग्रेड के हों या और भी ऑफिसर ग्रेड के हों, सब इसके पीछे लगे हुए हैं। और हम लोग न रात को रात समझते हैं, न दिन को दिन समझते हैं। हर हमेशा ये चिंता रहती है कि हमारा कार्यक्रम कैसे आगे बढ़े। तो मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और पुनः एक बार जो स्वागत, इस अभी हमारा कैंपस बड़ा छोटा कैंपस है, अभी हम लोग शुरुआत में हैं, लेकिन ये अंतिम पड़ाव नहीं है हमारा, अभी हमने आरंभ किया है, यह यात्रा हमने आरंभ की है। और इस विश्वविद्यालय का एक बड़ा ही अभिनव प्रयोग है कि इंटीग्रेटेड हीलिंग के ऊपर हम काम करें। और जैसा बताया गया कि संभवतः भारतवर्ष में यह पहला प्रयोग है। तो कई सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम कमियों से ही आगे बढ़ेंगे। और आपके जैसे विद्वानों के और जो व्यावहारिक रूप से आप इस कार्य में लगे हुए हैं, इस दिशा में आप हमें दिशा निर्देश करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि हम उस पर खरा उतरें और आगे से आगे और अच्छा से अच्छा प्रयास हमारा रहे, हमारा कार्यक्रम रहे और हम सफल होते रहें। इन सब के साथ एक बार पुनः आप सबों का बहुत बहुत आभार। अंतिम, जिसको कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीडिया के बंधु जो हमारे आए हैं, जिनके कारण और जिनके माध्यम से हमारा संवाद लोगों तक पहुंचेगा, संसार तक पहुंचेगा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।